राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों रोजगार का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंज रहा है। सरकार जहां बिना पर्ची खर्ची की नौकरी देने का दावा कर रही है, तो विपक्ष प्रदेश की सरकार पर हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगा रहा है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में रोजगार का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा था, तो अब कांग्रेस ने सदन के बाहर एक बार फिर सरकार पर युवाओं को नौकरी न देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में देश में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है, युवा बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, भर्ती बेरोजगारी पर सियासत आखिर कब तक होगी? क्या विपक्ष रोजगार को अपनी राजनीति के लिए ढाल बना रहा है, और क्या बयानबाजी से होगा युवाओं का भला? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पूर्णतः तैयार है और हरियाणा के लोग भी तैयार हैं। 10 साल की जो भाजपा की प्रदेश सरकार है, उस प्रदेश सरकार के कार्यकाल में और केंद्र में भाजपा के कार्यकाल में हरियाणा जो देश में विकास में सबसे आगे था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में, अपराध में, नशे में, किसान मजदूर पे अत्याचार में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया है। 5 साल तक जितनी भी बड़ी पोस्ट निकली, वैसे तो सरकारी पोस्ट जो निकली ज़्यादातर भर्ती घोटालों की या पेपर लीक, एक के बाद एक पेपर लीक के घोटालों की भेंट चढ़ गई, लेकिन फिर भी कोई जो लिस्टें निकली बड़ी पदों के लिए, उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को सिलेक्ट किया गया। आखिरी साल में ग्रुप डी निकालते हैं, पहले भी 2019 में आखिरी साल में ग्रुप डी निकाला, इस बार भी 2024 के चुनाव से पहले ग्रुप डी, आखिरी साल में ग्रुप डी निकाल के इसको एक चुनावी झुंझुने की तरह हरियाणा के नौजवान के भविष्य को उलझाने का इन्होंने काम किया। उस समय सरकारी नौकरियों का हाल क्या होता था कि कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद नौकरी की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि नौकरी लगने का जो एक पैमाना था, जो एक मापदंड था कि आपकी कोई सिफारिश है, आपका कोई राजनीतिक आका है, या जो उस समय के सरकार के दलाल होते थे वो सौदेबाजी करते थे, आपसे पैसों की मांग की जाती थी। 2014 में हमको ये अवसर मिला। प्रारंभ में ही हमने इस विषय पर संकल्प लिया कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, योग्य व्यक्ति के साथ न्याय होगा और न्याय के आधार पर उसको बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी दी जाएगी। तो आज रोजगार के मुद्दे पर चर्चा, बिना पर्ची खर्ची की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही जाती है रोजगार के मुद्दे पर, लेकिन विपक्ष आखिर इसे मुद्दा क्यों बना रहा है, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सीएम की तरफ से कहा गया है कि बिना भेदभाव की नौकरी दी जा रही है। उधर युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेलने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। तो क्या रोजगार को विपक्ष ढाल बना रहा है चुनाव से पहले? यह भी सवाल है। और क्या बयानबाजी से युवाओं का भला होगा? ये भी सवाल। बढ़ती बेरोजगारी पर सियासत कब तक चलेगी? आज ये भी सवाल हम पूछेंगे। युवा क्या वाकई बाहर पलायन करने को मजबूर है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का दावा है इस तरह का। हालांकि सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं, रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है कि बेरोजगारी के मामले में पहले पायदान पर पहुंच गया है। हरियाणा युवा बाहर पलायन करने को मजबूर हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा, क्योंकि ये बेहद अहम मुद्दा है और ख़ास तौर पर युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ हैं। नेहरा साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही हैं। विद्रोही जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा हैं। रजत जी, आपका स्वागत है। जेजेपी प्रवक्ता उमेश भाटी हैं। उमेश भाटी साहब, आपका स्वागत है। विजय नेहरा जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं सर। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को आपने सुना ही होगा। वो रोजगार
को लेकर कह रहे हैं कि युवाओं को आप बेरोजगारी की ओर धकेल रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा प्रदेश के अंदर है, खासतौर पर युवाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। सर, सरकार का क्या पक्ष है इस पर? मैं बताया था मुझे क्या हो हरियाणा गया? देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी की इस हरियाणा सरकार ने जी रोजगार को ईमानदारी के साथ बेरोजगार युवाओं को देने का काम किया है। अभी तक हमारी सरकार 2014 से लेके आज तक 1,25,000 सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत के बल पर हम दे चुके हैं। 60,000 की भर्ती प्रक्रिया आज जारी है। इससे पहले किसी भी सरकार ने इतनी सरकारी नौकरी नहीं दी। जो बाकी प्रवक्ता अपने नंबर पे वो बताएंगे उन्होंने कितने अपने कार्यकाल में सरकारी नौकरी दी। हमारी सरकार का कौशल रोजगार पर विशेष तौर पे फोकस है, बहुत ध्यान है। और इसको ध्यान में रखते हुए पलवल जिले के दुधोला गांव के अंदर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, जो लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। यहां से हर साल लगभग 15 से 20,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार आने के बाद से लगभग 2,69,000 लघु मध्यम उद्योग हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थापित हुए हैं, जिसके माध्यम से लगभग 18 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार हमने दिया है। सक्षम युवा योजना जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए हरियाणा सरकार चलाती है, जिसमें 100 घंटे काम के बदले 12,000 हम बेरोजगार युवा को देने का काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारी सरकार में लगभग 1,000 MOU हुए हैं और लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा प्रदेश के अंदर आया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने योग शिक्षकों की भर्ती भी करने का काम किया है, जिससे कि हमारे हरियाणा के जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, भाई हैं, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको स्वास्थ्य में भी सुधार हो और योग शिक्षकों को रोजगार भी मिल सके। ठीक है। आज कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी को खत्म करके और सरकार ने अपनी कंपनी बना के जो शिकायतें आती थी ठेकेदारी के अंदर हमारे कर्मचारियों को शोषण होता था, उसको रोकने का काम किया है। उनको पूरी सैलरी मिलता है, पूरा भत्ता मिलता है, ESI PF के साथ साथ सारे लाभ उनको मिलते हैं। और खरखोदा में जो मारुति का प्लांट पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लगा है, उसमें हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं कंप्लीट कर रहा हूं पराग जी। रोजगार के क्षेत्र में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी के नेतृत्व में काम किया है, आज ईमानदारी से नौकरी देने की चर्चा गांव-गांव में, घर-घर में है। हमारी सरकार की ईमानदारी की नीति जो रोजगार के विषय में है, पूरा देश इसको अपनाता है। तो सरकार के विषय में अगर जो अनाप शनाप कांग्रेस पार्टी के जो साथी जो CMIE की रिपोर्ट को लेकर कभी कभी बोलते हैं, CMIE इनकी अपनी संस्था है, उसमें कांग्रेसी लोग भरे पड़े हैं। तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो आंकड़े देने में कंफ्यूज रहते हैं। कोई 30%, 20%, कोई 15%, दीपेंद्र जी ने संसद में बोला था 8%। तो ये कंफ्यूज है पूरी तरह से। भाजपा सरकार ने ईमानदारी से नौकरी दी है और नौकरियों के दम पे, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, नौकरियों के दम पे मैं दावे के साथ कहता हूं, तीसरी बार सरकार में अगर हम आएंगे तो नौकरियों के दम पे, ईमानदार से नौकरी देने के दम पे आएंगे। चलिए सर, मैं अगले राउंड में अब आऊंगा। वेद प्रकाश जी, कई सारे एंकर की आवाज नेहरा साहब बता रहे हैं। आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ रहा हूं। एंकर की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? विद्रोही जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? एंकर की आवाज नहीं, हमें नहीं सुनाई दे रही। वेद प्रकाश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एंकर की आवाज नहीं आ रही। नेहरा साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या? क्या मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कनेक्शन में कोई दिक्कत है। एक बार फिर से हम जाएंगे अपने आपको खास सुनाई दे मेहमानों रही के है पास। एंकर की आवाज? आप कहो नहीं, भाई, मैं रखूं बात आगे। विद्रोही जी, मुझे नहीं बात नहीं रखो। एंकर की आवाज हमें नहीं सुन रही किसी को। विद्रोही जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या सर? कहो ना आप भाई, कह दो ना। बोलिए ना, कांग्रेस को जनता की आवाज। चलिए, लगता है अभी टेक्निकल कुछ इशू है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम चर्चा करेंगे इस पर और आगे। चूंकि आपने सुना बीजेपी का पक्ष यानी विजय नेहरा साहब सरकार का पक्ष रखते हुए बता रहे थे कि कई सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके जरिए हम रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार दिए हैं और आगे भी ये जो प्रोसीजर है वो चल रहा है। लेकिन जिस तरीके का आंकड़ा पेश किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेताओं की तरफ से, उसे बेबुनियाद बता रहे हैं विजय नेहरा साहब, और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह आगे जब आने वाले वक्त में सरकार हरियाणा में बनेगी तो ये रोजगार के मुद्दे पर ही बनेगी, चूंकि हमने युवाओं को रोजगार दिया है। ये अपने आप में बड़ा बयान है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मैंने पराग जी आपको, जी भाई रजत जी को
भाई भाटी जी को, भाई विजेंद्र नेहरा जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैंने विजेंद्र नेहरा जी की पूरी बात बड़ी शालीनता और गंभीरता से सुनी है। अब इन्होंने लंबे चौड़े दावे कर दिए, मैं कोई भी आंकड़ा अपना नहीं दूंगा जी। मैं सारे आंकड़े संसद के और खट्टर साहब के दूंगा जी। संसद के अंदर मोदी जी ने खुद स्वीकारा कि कांग्रेस के जमाने में 2.9% बेरोजगारी की दर थी हरियाणा में और खट्टर साहब के राज में 9% है। कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी है। स्वयं खट्टर जी ने दिसंबर के अंदर, पिछले महीने दिसंबर के अंदर जब वो शीतकालीन सत्र था, खट्टर जी ने भी स्वीकारा कि हाँ कांग्रेस के जमाने में 2.9% बेरोजगारी थी और आज 8.56% बेरोजगारी है। इन्होंने इसी सत्र के अंदर, जो अभी अभी सत्र हमारा बजट सत्र खत्म हुआ है, उसमें हमने आंकड़े रखे। खट्टर जी ने बताया कि भाई 1,10,000 नौकरियां मैंने सरकारी दी हैं और 30,000 नौकरियां या 40,000 नौकरियां और दूंगा, ये खट्टर जी ने कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑन रिकॉर्ड खड़े होकर कहा कि खट्टर जी आपने स्वयं स्वीकारा था कि HSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से कांग्रेस ने 87,000 नौकरियां दी थी और खट्टर जी ने बताया था कि हमने 1,01,000 दी थी। ये मैं उससे पहले सत्र की बात कर रहा हूं, सितंबर के सत्र की। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस के जमाने में अध्यापक भर्ती बोर्ड अलग था और पुलिस भर्ती बोर्ड अलग था। अध्यापक भर्ती बोर्ड और पुलिस भर्ती बोर्ड को मिलाकर हमने 2 लाख नौकरियां युवाओं को दी थी 10 साल के अंदर और खट्टर जी ने उनकी बात का प्रतिवाद नहीं किया। जब खट्टर जी ने विधानसभा में उनकी बात का प्रतिवाद नहीं किया तो इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस ने 10 सालों के अंदर 2 लाख नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दी थी। अब इन्होंने कौशल रोजगार निगम की बात बताई। कौशल रोजगार निगम के अंदर जो लोकदल के जमाने के, इनेलो के जमाने के और कांग्रेस के जमाने के जो लोग डीसी रेट पर और एडहॉक बेसिस पर लगे हुए थे, जिनको हमने 2013 के अंदर पॉलिसी बनाकर पक्का करने का प्रक्रिया शुरू की थी और जो खट्टर साहब ने सरकार आने पर उस पर रोक लगा दी, ऐसे जो कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में लगे हुए थे उनको कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियां दी। कोई नई नौकरी नहीं दी, उन्हीं को रोजगार दिया जो पहले ही ऑलरेडी लगे हुए थे। तीसरी बात इन्होंने कही कि भाई 12 लाख करोड़ का रोजगार हरियाणा निवेश आया। मुझे आश्चर्य होता है कि जो झूठ आदरणीय खट्टर जी बोलने की भी हिम्मत नहीं कर रहे, वो भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने का मतलब क्या जानते हैं आप? कि हरियाणा के अंदर फैक्ट्रियों की भरमार हो जानी चाहिए। हरियाणा के अंदर खट्टर राज आने के बाद ऑन रिकॉर्ड खुद उद्योगपतियों ने कहा कि उन्होंने पलायन हुआ है, चाहे फरीदाबाद से, चाहे गुड़गांव से और चाहे सोनीपत से, चाहे पानीपत से। उद्योगों का पलायन तो हुआ है पर नए उद्योग नहीं लगे। हाँ, ठीक है, मारुति ने खरखोदा के अंदर निश्चित रूप से एक नया प्लांट लगाया है जी। पर ये बताना भूल गए कि जो खरखोदा के अंदर जो प्लांट लग रहा है वो IMT की जमीन कांग्रेस ने लेकर दी थी। कांग्रेस ने शुरुआत नहीं, लाख खत्म कर रहा हूं, कांग्रेस ने शुरुआत की थी। अगर मैं गलत हूं तो मैं चैलेंज करता हूं। खट्टर साहब ने विगत 10 सालों के अंदर अगर 1 इंच जमीन भी भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उद्योगों के लिए ली हो तो बता दे। जब उद्योगों के लिए जमीन ही नहीं ली तो ये नई उद्योग कहां से लगाएंगे? ये लोगों को ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और आखिरी बात इनको मैं जवाब देने में सुविधा होगी, आपकी सुविधा के लिए मैं अगली बार मुझे कम समय बेशक दे देना। इन्होंने जो सरकारी नौकरियां दी हैं वो भी बाहर के लोगों को दिए, उसके मैं कुछ आंकड़े दे देता हूं आपको। एजुकेशन डिपार्टमेंट की द्वितीय श्रेणी के 157 लेक्चरर लगाए जिसमें 103 बाहर के हैं। इन्होंने SDO की भर्ती की 2019 में 80 भर्ती किए, 78 बाहर के थे। 2021 में बिजली विभाग के 77 सहायक LT लगाए 99 जो 77 बाहर के थे। सहायक प्रोफेसर राजनीति शास्त्र के 18 पदों में 11 बाहर के थे। ADO के 600 पदों की भर्ती की जिसमें 50 का चयन किया और उसमें भी 16 बाहर के थे।
HCS अलाइड 2021 के 140 पदों में से 35 बाहर के लगाए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 187 में 21 भरे गए। HCS के 223 पदों में 100 भरे गए। 61 का चयन हुआ। तो इस नेहरा साहब आऊंगा जवाब देना, लेकिन मैं पहले दो मेहमानों के पास और पहला रिएक्शन लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक साथ आप जवाब दीजिएगा सबका, ठीक है विद्रोही जी? ठीक है, बाहर के लोगों को भर्ती किया। मेरी चलिए रजत जी, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि पलायन कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। विद्रोही साहब कह रहे हैं कि यहाँ से कंपनियां पलायन कर रही हैं। क्योंकि आप भी सरकार बनाए हैं, रोजगार का मुद्दा बेहद अहम मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। आपकी इस पर राय क्या है? दोनों पार्टीज में से कौन झूठा कौन सच्चा है, और आप लोगों की नीति आखिर क्या है? चुनाव भी नजदीक है। देखिए पराग जी, सारी की सारी बात जनता के सामने है और जनता बेखूबी जानती है कि किसके राज में क्या हो रहा है। जो भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ बात करी है, सारा का सारा एम्फेसिस केवल कौशल रोजगार, जो अस्थायी रोजगार है, जो सरकार का एक तरीके से हिस्सा ही नहीं है। वो एक कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है। वो कोई बोर्ड नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, उसके ऊपर कोई सरकार का कुछ नहीं है। वो एक कंपनी लॉ के अंडर एक उसको रजिस्टर कराया गया है। उसके ऊपर आप कोर्ट में जाके आपका कोई स्टैंड नहीं है। देखिए, जहां तक हमारी बात है, हमारे समय में 4 लाख पक्के कर्मचारी हुआ करते थे। हमारे समय में अगर हमारा 5 साल का जब शासन था, उसमें एक इंडस्ट्रियल टास्क फोर्स के जरिए भी हमने भर्तियां करने का काम किया था। वो नहीं गिना जाता। सिपाहियों की भर्तियां भी थी, ऐसे और अन्य भर्तियां भी थी। लेकिन 4 लाख पक्के कर्मचारी, साथ में ओपीएस भी, और हमने 95 से लेके 98 तक जितने कर्मचारियों को एस्मा लगाकर जो भी था, उन सारे के सारे या चार्जशीट हुए, टर्मिनेट हुए, और सबको हमने विद पास पे और सीनियोरिटी बेनिफिट के साथ दोबारा जब राज आया हमारा, तो उनको रखने का काम किया जी। इनके राज में भी जो 80,000 जो हमने चिन्हित करे हैं, 80,000 कर्मचारियों को अगर इन्होंने पक्का नहीं किया, तो हम निश्चित तौर पर उनको पक्का करने का काम करेंगे। उसके बाद ये सरकार ये बताए, पहला तो हम ये जो 2,09,000 जो पिछले विधानसभा सत्र, जिसकी विद्रोही जी भी चर्चा कर रहे थे, दिसंबर में हुआ था जी, जो सरकार ने खुद विधानसभा के पटल पे ये माना था कि हमारे यहाँ 2,09,000 पक्की पोस्ट जो है वो खाली पड़ी थी। हम पक्कियां पहले तो सबसे पहले हम 1 साल के अंदर अगर हमारा राज आता है, तो 1 साल के अंदर वो 2,09,000 पोस्ट भरने का काम करेंगे, जिसमें हेल्थ में 14,864 पोस्ट, पुलिस डिपार्टमेंट में 21,000, इरिगेशन में 12,164, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 9,740, पीजीआई रोहतक में भी 40% जो है वैकेंसी खाली पड़ी है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में 42,014, सेकेंडरी एजुकेशन में 28,884। देखिए, मैं सारा अलग अलग क्या आपको विवरण करूं, लेकिन हम इनके राज में है पक्के कर्मचारियों की संख्या लगभग 1.5 लाख और लगभग 90,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास। ये कौशल रोजगार वाले भर्तियां इन्होंने की हैं, ये खुद मानते हैं। और अभी भी ये सारी की सारी, अब इनके पास गेस्ट टीचर्स है जिनके ऊपर इन्होंने लठ बरसाए थे। वो गेस्ट टीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, कईयों को 15-15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अगर आप उनको एक्सपीरियंस को अगर आप जॉब में रखेंगे, तो सरकार को भी फायदा होगा और उनका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। मगर फिर उनको पक्का करने का काम नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी लाठियां बरसाने का काम इन्होंने किया। ऐसे ही जो स्कूलों के जो जितने जो टीचर्स के पद है, वो हम भरने का काम करेंगे। देखिए, इनके राज में 315%, जब से 2014 से अब तक 315% जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। अब पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो 2001 में पॉपुलेशन थी 2,11,44,564। आज जो पॉपुलेशन है वो है 3 करोड़ और 9 लाख के आसपास। तो देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से जॉब क्रिएशन होती है। अगर हमारे समय में 4 लाख पक्के कर्मचारी थे, तो आज उनकी पक्के कर्मचारियों की संख्या लगभग 6 लाख के आसपास तो होनी चाहिए थी, लेकिन है सिर्फ 1.5 लाख। ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब यह है कि जो पक्के कर्मचारियों को नौकरी देने की बात कही गई थी, वो वादा पूरा नहीं किया। ठीक है सर, आप बहुत जल्दी से करें। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं क्लोज ही कर रहा हूं इसको, मैं लंबा नहीं खींचूंगा। अब ईपीएफओ क्या कहता है, वो सरकारी वो एजेंसी है, कि 16.7% जॉब क्रिएशन घटी है। आगे एआई जॉब्स खा रहा है। कभी इनकी बॉन्ड पॉलिसीज आ रही हैं, कभी इनके टीचर है, म्यूजिक वाले हैं, टीजीटी वाले हैं, फिर कोई भर्तियां लीक है, भर्तियां रद्द है, कईयों में क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहे हैं। देखिए, ऐसे करके आज ये सारी बातें जनता के सामने हैं। अगर हम इन सारों का देखें, तो आज एक इसका निष्कर्ष है कि आज जॉब्स ना होने की वजह से जो बच्चे अपनी जमीनें बेच के विदेश जा रहे हैं,
आज सुसाइड रेट हरियाणा का जो है वो 2% ज्यादा है। ठीक है मैं सर, आपको सिर्फ एक आंकड़ा चलिए आंकड़ा मैं दे रहा हूं, अगले राउंड में सर आऊंगा। देखिए अभी अब समय थोड़ा कम बचा है, अब अगले राउंड में आऊंगा। बचा के रखिए, थोड़ा बचा के रखिए। उमेश जी भी अभी बाकी है, ये लाइन तो पूरी कर दो। उमेश जी भी बाकी है सर, प्लीज ऐसा नहीं, उमेश जी भी बाकी है, अभी उनका नंबर नहीं है। उमेश जी बताइए, हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही या फिर बाहर पलायन कर रहे हैं, सारी चीजें अभी देखिए आपके सामने ही रख रहे हैं। तो ये नौकरी और रोजगार का मुद्दा जो है बेहद अहम है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जेजेपी का पक्ष इस पर क्या है? देखिए पराग जी, तीनों ही अपने जो प्रवक्ता है वो सीनियर प्रवक्ता हैं और तीनों ही आंकड़ों के हिसाब से सारी चीजों को आपके चैनल के माध्यम से रखा। देखिए लेकिन थोड़ी सी समझने की जरूरत है पराग जी कि कोरोना का जो समय गया, कोरोना के समय के बाद में आपको पता है किस तरीके से जो है भारत देश अपने आप में खड़ा हुआ, और उसी हिसाब से अगर प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश भी अपने आप में किस तरीके से स्टैंड कर पाया है, ये कोई किसी के सामने कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि अगर आप जॉब की बात करें तो जॉब क्रिएशन हुआ है, और आंकड़ों का जो बताया है कि किस तरीके से 2 करोड़ 2 लाख से हम 3 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं, ये भी एक वेरिएशन रहा है। इसमें भी अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो 3 करोड़ की परसेंटेज और 2 करोड़ की परसेंटेज में दोनों में अंतर आता है। लेकिन एक नेक्सस जो बात करें कि इस तरह से कि नेक्सस जो पहले से चला आ रहा है कांग्रेस के समय से, वो नेक्सस था जिसके इतनी जड़ें मजबूत जमी हुई है हरियाणा के अंदर कि वो लोग पेपर को आउट कर देते हैं, पेपर को लीक कर देते हैं, और उसको किस तरीके से बखूबी से सरकार ने पकड़ा उन लोगों को, और सरकार ने पकड़ के कई बार तो पेपर भी कैंसिल करने पड़े। लेकिन अगर नहीं पकड़ते हैं तो विपक्ष कहता है कि जी ये लोग जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर पकड़ते हैं तो विपक्ष कहता है कि भाई ये क्या हो रहा है, सब कुछ है। तो गलत नहीं होना चाहिए। तो गलत नहीं होने की वजह से मैं मानता हूं कि बीच में कई बार ऐसा हुआ कि हमने को जो है कई बार रद्द करनी पड़ी परीक्षाएं, लेकिन किसके लिए? वो हरियाणा के निवासियों के लिए, सही के लिए, हमारे बच्चे सही तरीके से सही नौकरी पा सके। वेद प्रकाश विद्रोही जी ने बताया कि आंकड़े बताए बाहर के, वो कहा बाहर से है, क्या भारत के बाहर से है क्या, या भारत से ही है? बोलो, हरियाणा प्रदेश मुझे लगता है शायद भारत में ही आता है। तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि 100% जो है हरियाणा के ही लोगों को उसमें लिया जाएगा, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। जो भी बच्चे हैं जहां से भी है जो अच्छे हैं, और आज की उम्र जो 5 साल से भी हरियाणा में रह रहा है वो भी हरियाणा का, उसको भी डोमिसाइल मिलता है, वो भी अपनी जॉब अप्लाई कर सकता है। तो इसीलिए जो भी जॉब मिली है वो सब हरियाणा वासियों को मिली है, हरियाणा के रहने वालों के लिए मिली है और भारतवासियों को मिली है। ठीक है। तो लेकिन नेक्सस को तोड़ना पड़ रहा है, और नेक्सस टूट रहा है। 4 साल में बहुत हद तक नेक्सस को तोड़ा गया है, और आने वाले समय जिस तरीके से काबू कर लिया इस नेक्सस पे, जो आगे परीक्षाएं होंगी बहुत सही तरीके से होंगी और अच्छे बच्चों को। ठीक है सर, विजय एक क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा संक्षेप में। नेहरा साहब आपको आवाज आ रही है? नेहरा साहब जी क्लोजिंग रिमार्क बहुत संक्षेप में। देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी की चाहे देश में सरकार हो या फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार हो, रोजगार को लेकर, निवेश को लेकर के जो हमारी सरकार ने काम किया है, और अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो अभी जो नतीजे आए हैं सब पक्की नौकरी को लेकर बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर देते हैं? देखिए मैं तो आपके माध्यम से एक सवाल किया था पराग जी कि कांग्रेस ने, इन्होंने अपने सरकार के शासनकाल में कितनी सरकारी नौकरी दी, ये डिबेट में वो बताएं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ईमानदारी, तो आपके आंकड़े गिना रहे हैं कि आपने कितनी पक्की दी और कितनी कच्ची दी हैं। मैं तो पराग जी आपके सामने टीवी डिबेट में बोल रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बोल चुके हैं कि 1,25,000 सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत के आधार पर हमने दी है। 60,000 की भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, लेकिन मेरे साथी बताएं कि उन्होंने कितने रोजगार दिए। दूसरा, ठीक है, चल मैं आपको यहाँ पर माफी के साथ रोके एक शॉर्ट कमेंट। रजत जी आपके पास आ रहा हूँ। बिना पर्ची खर्ची की जो बात बार बार की जा रही है उस पर यकीन आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बहुत संक्षेप में चाहूंगा। आपने मेरे से कहा रजत जी से एक सवाल मैं पूछना हूं। नहीं, जनता यकीन कर रही है, इनके यकीन करने से कुछ नहीं होता। जनता यकीन कर रही है। आज गांव-गांव में चर्चे ईमानदारी से नौकरी देना। ठीक है, चलिए एक फाइनल रिएक्शन रजत जी का ले लेते हैं सर। फाइनल रजत जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, विधानसभा के पटल पे आपको मैं इसका आलम ये बता देता हूँ, इनको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो सिपाही वाले पेपर थे उसमें 1 करोड़ की आंसर की बिकी थी। OMR शीट बार बार HCS वाले में नहीं, बिना पर्ची खर्ची का कोई शिकायत आ रही है क्या? इस तरीके की चीजें क्या है आपके सामने?
HPSC के दफ्तर में पकड़े गए हैं, 350 लाख रुपए नागर के पास केस चल तो रहा है, और 1 करोड़ की आंसर की बिकी थी, 25-25 लाख के फ्लैट चेक लिए थे सब इंस्पेक्टर वाली में ठीक है, और सिपाही वाली भर्ती के अंदर। ठीक मैं है, खत्म कर रहा हूँ। आप विधानसभा के पटल पे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम युवाओं को ठेकेदार बनने की ट्रेनिंग देंगे। अब कल को ये मत बोलना चाय बनाने की और पकौड़े तलने की भी ट्रेनिंग देंगे, ये आपका काम नहीं है। ठेकेदारी की, वो वैसे ही जो प्राइवेट जॉब्स में है वो ठेकेदारी की ट्रेनिंग दे लेंगे। आप तो इजराइल भेज रहे हो बच्चों को। ठीक है सर, चलिए अभी चूंकि मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है सर, ठीक है, समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, चर्चा से आंकड़े भी साफ होते हैं और यह भी पता लगता है कि आखिर हकीकत युवाओं को लेकर क्या है, रोजगार को लेकर क्या है। चुनाव भी नजदीक है, देखना होगा कि रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर और किस तरह की पहल राजनीतिक दलों की ओर से की जाती है, खासतौर पर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके रोजगार को लेकर। नमस्कार, राम राम।